वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज है दोस्तों 4 अप्रैल। विज्ञान का पेपर अभी अभी ओवर हुआ है और आज की इस वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 10 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो सके कि कैसा आता है क्लास 10 साइंस का पेपर। साथ ही साथ जो लोग पेपर करके आए हैं वो भी अपना मैच कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन उन्होंने सही किए हैं या किस तरह से वो कर सकते थे। सो गाइज वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। पेपर 70 नंबर का था। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं, ये आपको बात पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सभी आप निर्देश देख सकते हैं। का खा गा 3 सेक्शन में है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान आती है दोस्तों 25 नंबर में, रसायन विज्ञान 20 नंबर में और जीव विज्ञान 25 नंबर में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप निर्देश अच्छे से पढ़ लेंगे। निर्देशों को पढ़ने के बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के सामने उनके अंक लिखे हुए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ चित्रों और रासायनिक समीकरणों से आपको करना है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट ए सेक्शन का जो है हमारा फिजिक्स वाला, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी एफ क्या होगी। तो हम जानते हैं कि R/2 इज इक्वल टू एफ होता है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका आंसर सेकंड वाला सही है, 15 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सेकंड वाला 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। ये कहाँ पर हम रखेंगे जो कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और बड़ा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर है ये 4th वाला करेक्ट है। एक बार इसको चेक ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये इसका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो वैद्युत ऊर्जा का सबसे सुविधाजनक मात्रक होता है दोस्तों किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। सबसे अच्छा मात्रक, सबसे सही मात्रक, सुविधाजनक मात्रक किलोवाट घंटा। तो यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद्युत धारा का मापन करते हैं तो जनरेटर द्वारा नहीं करते, धारामापी से भी नहीं करते, विद्युत मोटर द्वारा भी नहीं करते, अमीटर इसका सही आंसर होगा। एमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मापन किया जाता है। एमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। इंग्लिश में यही क्वेश्चन दिए हैं, आप देख लेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को देख लेंगे, अलग से वीडियो आएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से विभिन्न जो 7 रंग होते हैं उन्हें क्रम में लिखो। वर्ण विक्षेपण का पूरा वीडियो चैनल पर मैंने डाल रखा है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वैद्युत विभव तथा विभवांतर की परिभाषा तथा इसके मात्रक लिखिए। वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा और मात्रक लिखना है। दोस्तों मात्रक तो इनका दोनों का ही वोल्ट होता है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे ये ABC करके 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों प्रश्न नंबर 3। दूरदृष्टि दोष क्या है मैं बताता हूँ। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष आपको पढ़ के जाना चाहिए। इसे किस प्रकार दूर करते हैं? तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। आवश्यक किरण आरेख बनाना है। 4 नंबर का लघु उत्तरीय क्वेश्चन था, सिंपल था। अथवा अगर आप ये वाला नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर सकते हो, तो आप ये कर सकते थे क्वेश्चन। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखिए। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करनी थी। अगला क्वेश्चन है एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर इतनी धारा 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना हो तो प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। ये न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 3 प्रतिरोध दिए हैं R1, R2 और R3, परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों व्यंजक तो वही आएगा ना जो परिणामी प्रतिरोध होगा 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पूरा डेरिवेशन मैंने चैनल पर डाल रखा है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप डेरिवेशन भी कर सकते थे। ठीक है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। इंग्लिश में यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नामांकित आरेख खींचकर, 7 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया, नामांकित आरेख खींचकर वैद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। वैद्युत मोटर का पूरा वीडियो मैंने डाला है, कल बच्चे देख भी रहे थे चैनल पर, उसको कमेंट्स भी उस पर आ रहे थे कि ये वीडियो सही है, और चांस थे कि वैद्युत मोटर तो लगभग हर साल आता ही है। तो वैद्युत मोटर का आरेख या चित्र बनाना था, सिद्धांत लिखना था और कार्यविधि लिखनी थी। अगर आप वैद्युत मोटर नहीं लिख पाते या नहीं आता आपको, तो फिर आप ये न्यूमेरिकल कर सकते थे। 2 बल्ब जिनमें से एक पर 100 वाट 200 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है। विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाएगी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उसका तुल्य प्रतिरोध से उससे ली गई अलग अलग धारा का मान बताए। तो ये दोस्तों क्वेश्चन तो कठिन ही लगेगा ना आप लोगों को, क्योंकि ये बड़ा सा न्यूमेरिकल है, आप डर गए होगे। तो ये वैद्युत मोटर वाला क्वेश्चन करना ज़्यादा ठीक रहा होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, सेक्शन खंड खा स्टार्ट होता है, पार्ट बी, केमिस्ट्री, 20 नंबर की आएगी। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है? तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर थर्ड ये वाला करेक्ट है। देखिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं हम इसको, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फास्फेट, दांत और हड्डियां इसी से मोस्टली बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये दी गई अभिक्रिया कौन सी है? BaCl2 बेरियम क्लोराइड H2SO4 से रिएक्ट किया, BaSO4 बना और 2HCl निकल गया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें HCl H2O NH3 जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं वो निराकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। निराकरण अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। देखो रिएक्शन क्या पूछी गई थी? बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, ठीक है, BaSO4 प्लस 2HCl। तो HCl का यहाँ पर निराकरण हुआ है, एलिमिनेशन हुआ है। यहाँ पर HCl अलग निकल कर जा पहुँचा है, ठीक है, अलग हो गया है। इन दोनों से HCl का निराकरण हुआ है, तो ये निराकरण अभिक्रिया होगी। योगात्मक नहीं है, अवक्षेपण भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है इसका, निराकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? ये निराकरण अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण में आक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। Cu2 पॉजिटिव क्यूप्रिक आयन जलीय जिंक ठोस से अभिक्रिया करता है, कॉपर ठोस में बदल जाता है और जिंक आपका 2 पॉजिटिव में बदल जाता है। अब यहाँ पर आपको बताना क्या है कि आक्सीकारक और अपचायक पदार्थ कौन है। दोस्तों यहाँ पर देखो, इसकी आक्सीकरण अवस्था +2 है, यहाँ पर इसकी आक्सीकरण अवस्था 0 हो गई है। तो यहाँ से आक्सीकरण अवस्था में कमी आई है, और जब ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आती है तो दोस्तों उसका अपचयन होता है। और जो अपचयन जिसका होता है दोस्तों, जिसका अपचयन होता है वो पदार्थ आक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? आक्सीकारक कहलाता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ से जिंक से जो इलेक्ट्रॉन गए हैं, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर के पास चले गए हैं, तो ये इसका दोस्तों अपचयन हुआ है, लेकिन ये आक्सीकारक कहलाएगा। तो ये आक्सीकारक हो जाएगा, ये अपचायक हो जाएगा। ये आक्सीकारक है, ये अपचायक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? Na2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं सॉरी, कास्टिक सोडा मीन्स NaOH, वो तो हो जाएगा कास्टिक सोडा। 1 सेकेंड, कास्टिक सोडा NaOH यहाँ पर पूछा गया। NaOH तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखना है आपको, केवल उपयोग लिखना है, ठीक है। कास्टिक सोडा NaOH के उपयोग लिख दो, ठीक है, साबुन बनाने में होता है, ठीक है, क्लोरीन के निर्माण में लिख सकते हैं आप, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में लिख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का सूत्र भी मैं मैंने बताया भी था, इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसका सूत्र होता है CuSO4 1 सेकेंड, CuSO4 इंटू हाफ H2O इसका सूत्र होता है। और मूर्तियाँ बनाने में, प्लास्टर बनाने में, ठीक है, POP होती है हमारे घरों में, उसको करने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की किन्हीं 2 उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। 2 उपयोगिताएं आप इस तरह से कह सकते हैं कि तत्वों को एक नियमित तरीके से इसमें रखा गया है, जिससे हम तत्वों का सही से अच्छे प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि दूसरा उपयोग आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो अध्ययन हुआ वो उससे सरल हो गया, क्योंकि एक ग्रुप के एक तत्व का अध्ययन करने से बाकी तत्वों के गुणधर्मों, रासायनिक गुण और भौतिक गुणों के बारे में पता चल जाता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
IUPAC नाम पूछा गया है तो दोस्तों HCOOH, तो इसका नाम तो हो जाएगा दोस्तों मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? इसका नाम पहले वाले का है मेथेनोइक अम्ल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे लंबी श्रृंखला सेलेक्ट कर लेनी है आपको। ये सबसे लंबी श्रृंखला हो गई है आपके कार्बन की। कितने मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पे दूसरे पे 2 मेथिल है और फोर्थ पे 1 मेथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन। 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा दोस्तों। राइटिंग गड़बड़ है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर की कमी है, कोई बात नहीं। 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को पूरा करना है। निम्नलिखित समीकरणों को पूरा करना है, बताना है कि ए क्या बनेगा। तो दोस्तों ये बन जाएगा, ए जो बनेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर बन जाएगा C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर दोस्तों एथिल एसीटेट बन जाएगा, CH3COOC2H5, एक एस्टर बन जाएगा, प्लस H2O भी अलग निकलेगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट हमारा एस्टर बनेगा जिसमें फलों जैसी गंध आती है। इसी तरह से ये दोनों इक्वेशंस भी आपको पूरे करने थे। अगर आपको ये समीकरण नहीं आते हैं तो आप अथवा में इन पर टिप्पणी लिख सकते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सजातीय श्रेणी, दहन अभिक्रिया, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण की अभिक्रिया तो यही दी हुई थी, लेकिन आप वो इनकम्प्लीट थी तो आपको मुश्किल हुई होगी, लेकिन इन पर टिप्पणी लिखकर भी आप 7 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते थे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जानते ही हैं, जिसमें प्रतिस्थापन हो, सजातीय श्रेणी भी आपने पढ़ी होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। दहन अभिक्रिया, एस्टरीकरण, जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो फिर एस्टर बनाते हैं, उसी को एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थे हमारे केमिस्ट्री के। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे कौन से पूछे गए हैं। सेक्शन का पार्ट सी बायोलॉजी आ गया है। क्लोरोफिल अवशोषित क्या करता है? दोस्तों क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? तो इसका आंसर प्रकाश ऊर्जा होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल तो आनुवंशिकता के जनक है। जगदीश चंद्र बोस ने पौधों में संवेदनशीलता का पता लगाया था। हरगोविंद खुराना जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो इसका आंसर चार्ल्स डार्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है? तो दोस्तों प्लेसेंटा नामक रचना होती है जिससे मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है दोस्तों? प्लेसेंटा इसका आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है इसका? 2 वाला आंसर सही है, प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, यहाँ पर आप देख लें इसका आंसर क्या है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है? तो दोस्तों फफूंदी विषम पोषी है, यीस्ट भी विषम पोषी है, फीताकृमि भी विषम पोषी है, लेकिन मनी प्लांट इसका सही आंसर होगा, ये विषम पोषी नहीं है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन आप देख लेंगे, अलग से मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, आप उसकी फिक्र ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, डायाफ्राम क्या है, यह कहाँ पाया जाता है? तो डायाफ्राम जो दोस्तों होता है वो हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक पर्देनुमा संरचना है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से पृथक करती है, अलग करती है। सिंपल सा आंसर था, 2 नंबर मिल गए। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों हमारे शरीर में भी कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनमें पुनरुद्भवन होता है, एग्जाम्पल के लिए लिवर। कुछ जीव भी ऐसे होते हैं जैसे प्लेनेरिया, जिनका कोई भाग नष्ट हो जाने पर वह पुनः ग्रो कर जाता है, पुनः वो बढ़ जाता है, या पुनर्जनन उसका हो जाता है। छिपकली की पूंछ में भी पुनरुद्भवन रीजेनरेशन पाया जाता है। हमारे शरीर में जो अंग होता है लिवर, यकृत, उसमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, तो उसी को पुनरुद्भवन कहते हैं। प्लेनेरिया इसका उदाहरण है। हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथि यकृत भी इसका एक उदाहरण है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, विषम पोषी क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। विषम पोषी पोषण क्या है, इसका एक उदाहरण आपको देना था। 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव नर जनन तंत्र के
एक नामांकित चित्र आपको बनाना है, 4 नंबर का क्वेश्चन था। अथवा अगर आप ये नहीं कर सकते तो आवृत बीजी पौधे जो होते हैं, आवृत बीजी पौधे एंजियोस्पर्म जिनको कहते हैं, पुष्प के स्त्री केसर के अनुदैर्ध्य काट का, यानी कि जो गाइनीशियम होता है उसके अनुदैर्ध्य काट का आपको चित्र बनाना था। कुछ इस तरह से बनता है यहाँ पे, ठीक है, वो आपको डायग्राम बनाना था 4 नंबर में। इसके बाद अगला प्रश्न है 4 नंबर में, एक किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखना है। नेफ्रॉन पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं, वीडियो है चैनल पर पूरा डिटेल में। सौर ऊर्जा पर, प्राकृतिक संसाधन पर, किन्हीं 2 पर लिखना था। नेफ्रॉन पर आप लिख सकते हैं। नेफ्रॉन हम जानते हैं हमारे उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। सौर ऊर्जा पर भी आसानी से लिखा जा सकता था। अथवा अगर आप इन पर नहीं कर सकते तो 2 पर यहाँ पर आप टिप्पणी कर सकते थे, वायवीय श्वसन पर, वायवीय श्वसन पर कर सकते थे। इसके बाद किस पर लिख सकते थे, मानव हृदय में रुधिर का प्रवाह कैसे होता है, और वन प्रबंधन पर भी हम लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये पेपर, क्योंकि सभी क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही हैं। तो दोस्तों 7 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक आवृत बीजी एंजियोस्पर्म पौधों के नर जननांगों का वर्णन कीजिए। तो पीछे 4 नंबर में स्त्री केसर का अनुप्रस्थ काट पूछी गई है, यहाँ पर नर जननांगों के बारे में पूछा गया। अगर आप नहीं लिख सकते तो मानव में लिंग निर्धारण का विस्तार से वर्णन करना था। सेक्स डिटर्मिनेशन का आपको मतलब व्याख्या करनी थी 7 नंबर में। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है 10th के लिए, लेकिन ये 12th में डिटेल में होता है, लेकिन 10th वाले भी कर सकते हैं, उनके सिलेबस में था। सो गाइज ये था पूरा वीडियो। ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन हल हो सकते थे मैंने किए। जो क्वेश्चन के लिए कॉपी पेन की ज़रूरत थी मैं इसको डिटेल में हल करूंगा आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो 10th में जाएंगे। सो गाइज उम्मीद करते हैं पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। कैसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। ये वीडियो आप देख रहे थे एग्जाम्स विद MSc यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स।